नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से मैं अपनी एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ स्किज़ोफ्रेनिया और मैरिज के कनेक्शन पर। इसमें मैं कई सारे टॉपिक्स डिस्कस करूँगा, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स की मैरिज की सक्सेस रेट कितना है, किन कंडीशंस में मैरिज सक्सेसफुल होती है, किन वजहों से डिवोर्स और सेपरेशन होता है, किन वजहों से पेशेंट का मैरिज में रिलैप्स होता है, पार्टनर के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए जिसको कि स्किज़ोफ्रेनिया है, किस तरह से अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया जाए। ऐसे कई सारे पहलुओं पर मैं इस सीरीज़ में डिस्कशन करूंगा। तो क्योंकि ये शुरुआती पहली वीडियो है, इसलिए इस पहली वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करूंगा वो है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया में मैरिज की सक्सेस पॉसिबल है। क्या स्किज़ोफ्रेनिया के रहते पेशेंट्स एक अच्छी मैरिड लाइफ बिता सकते हैं, और अगर हाँ तो किन वजहों से ये पॉसिबल है, और अगर नहीं तो किन वजहों से ये पॉसिबल नहीं होता। दुनिया भर के कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे रिसर्चर्स ने इस पर बहुत सारा वर्क किया है। हिंदुस्तान में भी कुछ बहुत अच्छा रिसर्च वर्क हुआ है इस पर, जिसमें डॉक्टरों ने कई सारे पेशेंट्स पर एनालिसिस करके कई सालों तक उनका फॉलोअप करके यह देखा है कि किन वजहों से इन पेशेंट्स की मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है, और क्या अक्सर लोग गलती कर देते हैं जिस वजह से एक अच्छी मैरिड लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। जो भी डेटा है, जो भी डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें हमें एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है कि यूरोप अमेरिका के डॉक्टर्स क्या कहते हैं और एशिया मतलब जैसे हिंदुस्तान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया के देशों में डॉक्टरों ने क्या पाया। इसीलिए इस टॉपिक को समझने के लिए यह देखना ज्यादा जरूरी है कि हम किस देश, किस कॉन्टिनेंट और किस कल्चरल माहौल के हिसाब से एक जजमेंट या एक ओपिनियन बना रहे हैं, और इसी दिशा में मैं आगे आपसे ये चर्चा भी करूंगा। कुछ डॉक्टरों के एक्सपीरियंस पहले साझा करूंगा इस वीडियो में, जिसके हिसाब से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स की मैरिज की सक्सेस कितनी होती है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आइए अब इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं, और जैसे जैसे ये सीरीज में आप आगे वीडियोस देखते जाएंगे आपको नई नई जानकारी भी मिलेगी, कई सारी इंसाइट्स, कई सारे टॉपिक्स पर क्लैरिटी मिलेगी, और बेहतर तरह से जान पाएंगे कि क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है जब स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट की शादी को प्लान किया जाता है, उनके शादी के बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं, किस तरह से अप्रोच किया जाए और किस तरह से एक अच्छी मैरिटल लाइफ की गारंटी दी जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि इस पर डॉक्टरों का एक्सपीरियंस काफी मिक्स्ड है। कुछ पेशेंट्स की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है तो कुछ पेशेंट्स की मैरिड लाइफ बहुत बुरी होती है, मतलब कई बार डिवोर्स होते हैं क्योंकि कई लोग बार बार शादियां कर लेते हैं। मैरिड लाइफ में कई बार डोमेस्टिक वायलेंस और ऐसे इश्यूज होते हैं, और कई सारे लोग कुंवारे रह जाते हैं। तो इसलिए इन सब टॉपिक्स पर अलग अलग तरह से पर्सपेक्टिव्स को समझना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पति या पत्नी में से किसी एक को स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो शादी निभाना मुश्किल हो सकता है। यह बीमारी सोचने, समझने, महसूस करने, रोजमर्रा की आदतों और रिश्तों को निभाने में काफी मुश्किलें पैदा करती है। बहुत लोग मानते हैं कि ऐसी शादी ज्यादातर टूट जाती है, लेकिन भारत और चीन के गांवों में किए गए बहुत सारे रिसर्च ये बताते हैं कि ऐसी शादी सफल भी हो सकती है। यहां सफल का मतलब है कि पति पत्नी साथ रहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया वाला साथी ज्यादातर स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, और दोनों मिलकर रोजमर्रा की जिंदगी ठीक से संभाल लेते हैं, और दोनों को शादी में कुछ सेटिस्फैक्शन, संतोष और सहारा मिलता है, सपोर्ट होता है। इन रिसर्च में यह नहीं कहा गया कि शादी से बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन यह जरूर दिखाया गया कि अच्छी शादी से दिक्कतें बहुत कम हो सकती हैं, रोजमर्रा का कामकाज बेहतर हो सकता है, और दोनों को जिंदगी की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलती है। यहां मैं कुछ डॉक्टरों के एक्सपीरियंस बताऊंगा, उन्होंने किस तरह का रिसर्च किया, कैसे उन्होंने काम किया इन कपल्स पर, उन्हें क्या पता चला, कैसे उन्होंने अपने नतीजों को परखा और आखिर में क्या निष्कर्ष निकाला, क्योंकि उसी बेसिस पर कोई भी अच्छा ओपिनियन बनाया जा सकता है। हो सकता है आप अपने डॉक्टर से कुछ पूछ रहे हो, वो अपने हिसाब से कुछ जजमेंट लेंगे। मैं यहां पर अगर अपने विचार शेयर करूंगा तो वो मेरा ओपिनियन या जजमेंट होगा, और मेरा एक्सपीरियंस या किसी एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस बहुत सीमित होता है, लिमिटेड होता है। तो जरूरी है कि हम अलग अलग डॉक्टर्स की टीम्स के बारे में जानें कि वो ऐसा क्या ढूंढ पाए हैं, उन्होंने ऐसा क्या देखा है, और कई सारे पेशेंट्स के ऊपर जब रिसर्च और डेटा इकट्ठा किया तो उन्होंने क्या पाया। इस तरह से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से हम एक कंक्लूजन निकाल पाएंगे। बहुत सरल भाषा में, आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि डॉक्टर्स किस तरह से, किन पहलुओं पर ध्यान देकर कुछ नतीजों तक पहुंचे हैं, जिससे कि पेशेंट्स, फैमिली मेंबर्स और दूसरे डॉक्टर्स भी ये गाइडेंस ले सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के मामले में शादी को लेकर कैसे एक दिशा दी जाए।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारे नतीजे बताते हैं कि शादी सफल हो सकती है अगर सही हालात मौजूद हों, जैसे खुलकर बातचीत करना स्किज़ोफ्रीनिया और मेंटल कंडीशन के बारे में, परिवार का सहारा मिलना, लगातार इलाज चलते रहना और रोजमर्रा के जीवन में मदद मिलना। एशिया से आई कई सारी स्टडीज इन पैटर्न्स को साफ तौर पर दिखाती हैं। पहले बात करेंगे डॉक्टर थारा और श्रीनिवासन के 10 साल के रिसर्च के बारे में, जो कि इंडिया में हुआ चेन्नई में, पहले वो मद्रास था। 1997 में दो भारतीय रिसर्चर्स आर थारा और टी एन श्रीनिवासन ने इस विषय पर एक अहम शुरुआती स्टडी पब्लिश की। उन्होंने चेन्नई, जो उस समय मद्रास था, उस शहर में 76 लोगों को चुना जिन्हें अभी अभी स्किज़ोफ्रीनिया का पहला एपिसोड हुआ था। रिसर्चर्स ने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना जो बीमारी की शुरुआत में थे, ताकि वे लंबे समय तक देख सकें कि आगे इनकी लाइफ में क्या होता है, बिना उन मामलों को बीच में मिलाए जो कि पहले से ही स्किज़ोफ्रीनिया से पीड़ित थे और कई सालों से इलाज ले रहे थे। क्योंकि जिनको काफी समय से स्किज़ोफ्रीनिया है, उसकी वजह से लाइफ में बहुत कुछ हुआ, इसलिए उनके एक्सपीरियंस पर जाने की बजाय जो नए पेशेंट्स हैं उन पर अगर स्टडी किया जाए तो बहुत कुछ अच्छी इंसाइट्स मिल सकती हैं। शुरुआत में उन्होंने कई सारी डिटेल्स ली पेशेंट्स के बारे में, जैसे हर पेशेंट के लक्षण क्या थे, बीमारी कितनी अचानक से शुरू हुई, अचानक से आई या लंबे समय से धीरे धीरे डेवलप हो रही है, यह देखा। कितने समय से वो बीमार थे, नौकरी थी या नहीं थी, और परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी। इस तरह के कई सारे फैक्टर्स को उन्होंने स्टडी करना चाहा, जांचना चाहा। उन्होंने बुनियादी जानकारी जैसे पेशेंट्स का लिंग, उनका जेंडर, यह भी दर्ज किया। इसके बाद वे इन लोगों से पूरे 10 साल तक जुड़े रहे और अपनी रोजमर्रा की जो डेली प्रैक्टिस है उसमें इनसे कनेक्टेड रहे। और ये पेशेंट्स अपनी रोजमर्रा की लाइफ जी रहे थे, ये कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं थे, जहां इनके अपने फैमिलीज थी, भारतीय परिवार जो थे उनके साथ रहते थे, साथ में सपोर्टिव होते हैं, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल फैमिली एनवायरनमेंट डे टू डे लाइफ में ये सारे पेशेंट्स समय बिताते थे। नतीजे उस समय बहुतों को चौंकाने वाले लगे। लगभग 70% लोग उन 10 सालों में शादी कर पाए, जबकि ये डेटा पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो डेटा है उससे बहुत अलग है, क्योंकि वहां बहुत कम लोग शादी कर पाते हैं। जिनकी शादी हुई उनमें से लगभग 80% लोग इस स्टडी के अंत तक शादीशुदा ही रहे, मतलब 20% लोग ही थे जिनका डिवोर्स हुआ, सेपरेशन हुआ। पुरुषों को शादी करने में ज्यादा मुश्किलें आई, शायद इसलिए क्योंकि समाज उनसे ज्यादा उम्मीद करता है कि वे कमाएं, परिवार चलाएं, जबकि बीमारी अक्सर परमानेंट जॉब करना बहुत मुश्किल बना देती है। परमानेंट बिजनेस करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट्स में बहुत सारे सिम्टम्स का उतार चढ़ाव होता है। इसीलिए पुरुष अक्सर लंबे समय तक जॉब मेंटेन नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उनकी शादियां कम हुई। महिलाओं में पाया गया कि ज्यादातर की शादी हुई थी, लेकिन उनकी शादी टूटने की संभावना भी ज्यादा रही, खासकर अगर उनके बच्चे नहीं थे। जिनके बच्चे थे उनमें शादियां थोड़ा जैसे तैसे चल गई, पर क्योंकि इनमें ज्यादा शादियां हो रही थी तो ज्यादा शादियां टूट भी रही थी। मतलब पुरुषों के मुकाबले जो शादियां टिक पाई वो कुछ बहुत ही सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की मदद से ही बनी रही थी, जैसे बीमारी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली थी और जल्दी इलाज शुरू हो गया था, ये कंडीशन मायने रखती थी। बीमारी अचानक से शुरू हुई थी, धीरे धीरे नहीं, क्योंकि जो धीरे धीरे डेवलप होती है उससे आने वाली जो डिसेबिलिटी है वो ज्यादा हावी होती है, जबकि अचानक से सडन ऑनसेट होता है, एब्रप्ट ऑनसेट, एक्यूट बीमारी जो होती है, उसके मामले में पेशेंट्स की रिकवरी ज्यादा पॉसिबल होती है, ज्यादा पॉजिटिव होती है। कुछ खास लक्षण मौजूद होना, जैसे कि आवाजों का सुनना या उदासी महसूस करना, जिसका मतलब था कि थकान और ऊर्जा की कमी वाले लक्षण उतने मजबूत नहीं थे, उतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं थे, जैसे कि नेगेटिव सिम्टम्स की प्रेजेंस ज्यादा नहीं थी, पॉजिटिव सिम्टम्स ज्यादा मौजूद रहे होंगे। और वो व्यक्ति नौकरी पर बना रहा। कुछ ऐसे पेशेंट जो कि जैसे तैसे करके अपनी जॉब करते रहे, और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं थी इन 10 सालों में। साथ ही उन पेशेंट्स में मैरिटल सक्सेस हाई थी जिनमें बीमारी बार बार तेजी से लौटकर नहीं आई, मतलब बहुत ज्यादा रिलैप्स नहीं हुए। तो ये सारे फैक्टर्स का मौजूद होना जरूरी था, जिस वजह से इन पेशेंट्स की मैरिज की अच्छी सक्सेस देखी गई। 10 साल बाद भी इनकी मैरिजेस टिक गई। अब इसके जो बिल्कुल उलट फैक्टर्स होते हैं वो मैरिज की सक्सेस को मुश्किल बना देते हैं। मतलब वो फैक्टर्स जिनकी वजह से मैरिजेस ना चल पाए, उनमें कुछ ऐसे लक्षण थे जैसे कि पेशेंट्स में नेगेटिव सिम्टम्स ज़्यादा हैं, पुरुष है तो ज़्यादा नौकरी वो टिका नहीं पा रहा, बिजनेस में कुछ कर नहीं पा रहा, फैमिली का सपोर्ट भी इतना मौजूद नहीं है, रिलैप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस वजह से परिवार में कई तरह के चैलेंजेस होते हैं और कई तरह के दूसरी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन वजहों से पेशेंट की मैरिज अक्सर फेल हो जाती थी।
तो यह स्टडी हमें दिखाती है कि सही हालात और सपोर्ट मिलने पर स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी शादी लंबे समय तक निभाई जा सकती है। इस स्टडी में लोगों की संख्या तो ज्यादा नहीं थी, 76 पेशेंट्स को ही उन्होंने फॉलोअप किया और सिर्फ पहली बार बीमार हुए लोगों पर ध्यान देने से नतीजे शायद हो सकता है थोड़े बेहतर दिखे हों तुलना में उन लोगों से जो कि लंबे समय से बीमार थे। फिर भी सभी को 10 साल तक असली जिंदगी की परिस्थितियों में फॉलो करने से नतीजे जो हैं वो भारतीय परिवारों के लिए काफी भरोसेमंद बने। काफी फायदा हुआ इन फाइंडिंग से। थारा और श्रीनिवासन ने निष्कर्ष निकाला कि स्किज़ोफ्रेनिया शादी की सफलता को मुश्किल तो बना देता है, ये तो फैक्ट है, क्योंकि यह इंसान की भावनाएं बांटने, उसको शेयर करने, अपनी डे टू डे रूटीन फॉलो करने और रोजमर्रा के काम करने की उनकी क्षमता, एबिलिटी को प्रभावित करता है। लेकिन भारत में जहां फैमिली अक्सर डिसाइड करती है कि शादी कहां हो, कैसे हो, किसके साथ हो और हर किसी से शादी की उम्मीद भी रखी जाती है कि हर कोई इंसान शादी कर ले, तो इस वजह से क्योंकि मैरिज को लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, मैरिज को लेकर लोगों का बहुत सपोर्ट और उसको लेकर काफी पॉजिटिविटी रहती है, इसलिए ये जो सारी जो मुश्किलें हैं स्किज़ोफ्रेनिया से आने वाली, इनको ओवरकम करना काफी आसान भी हो जाता है। क्योंकि फैमिली हमेशा पेशेंट की लाइफ में इन्वॉल्व रहती है, जिस वजह से पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर होना आसान होता है कि उसको शादी में क्या करना है, कैसी जिम्मेदारियां निभानी है, कितना उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या चीज़ें उसको सीखनी है, किन बातों का ध्यान रखा जाए, किन बातों का नहीं, किन चीज़ों को इग्नोर किया जाए। इसके लिए अक्सर पेशेंट और फैमिली मेंबर्स काफ़ी मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। एक स्टेबल मैरिज की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट की हालत काफ़ी बेहतर देखी इन डॉक्टरों ने। शायद इसलिए कि जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, वो रोज दवा लेने के याद दिलाता है, घर के काम में उसका हाथ बटाता है और अकेलापन कम करता है। बच्चों का होना भी शादी को टिकाए रखने में मददगार रहा और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। रिसर्चर्स ने सुझाव दिया कि डॉक्टरों और परिवारों को ध्यान देना चाहिए कि लोग जल्दी से नौकरी पर लौटें, काम करें और परिवारों को यह सिखाया जाए कि वे शादी को सपोर्ट करें। ये नहीं कि बस हस्बैंड वाइफ अपने ही स्ट्रगल में उलझे हुए हैं। बिना ज्यादा आलोचना किए या बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने की बजाय थोड़ा बैलेंस बना कर रखें। उन्होंने शादी को बेहतर जिंदगी की ओर एक मददगार कदम माना, ना कि कोई इम्पॉसिबल सी चीज। अब बात करेंगे रैन, एक वैज्ञानिक थे और उनके को रिसर्चर्स के रिसर्च पर, जिन्होंने 14 साल तक रूरल चाइना में, ग्रामीण चीन में शोध किया, रिसर्च किया। 2017 में माओ शेंग रैन और उनकी टीम ने एक बहुत सॉलिड स्टडी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने रूरल चाइना में स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों को 14 साल तक फॉलो किया। उन्होंने 1994 में एक बहुत बड़े कम्युनिटी सर्वे से इसकी शुरुआत की, जिसमें 1,23,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया और उनमें से 510 लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया पाया गया। डेटा इकट्ठा करने का यह तरीका इसलिए अहम था क्योंकि इसमें वे लोग भी शामिल हुए जो कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स रिसर्च जो करते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट्स का ही डेटा ले लेते हैं, जबकि अगर हम कम्युनिटी में आम लोगों के घरों तक पहुंचकर उनसे अगर डेटा लेंगे तो उसमें वो लोग भी रिसर्च में स्टडी किए जा सकते हैं जो कि ना तो कभी इलाज लेने गए, ना कभी हॉस्पिटलाइज हुए, जिनके बारे में डॉक्टरों को पता ही नहीं है, या पता है तो बस उन्होंने कभी दवाइयां ली पर उनकी रियल लाइफ कंडीशन कैसी है डॉक्टर नहीं जानते। तो जब हम कम्युनिटी में जाते हैं, लोगों तक जाते हैं, सर्वे कराते हैं, तो उसमें बहुत सारा ऐसा डेटा मिलता है जो कि हॉस्पिटल में बैठकर डॉक्टरों को नहीं मिल पाता। इसलिए गांवों की असली जिंदगी की तस्वीर इसमें सामने आई। रिसर्चर्स ने उन लोगों को 2004 और 2008 में फिर से ऑब्जर्व किया और हैरानी की बात यह रही कि इतने सालों बाद भी वे लगभग 96% लोगों का फॉलोअप कर पाए, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब सारे लोग वहीं रहते थे, कहीं माइग्रेट नहीं किए। शुरुआत में उन्होंने नोट किया कि कौन लोग शादीशुदा थे। समय के साथ उन्होंने लक्षण, बीमारी के रेमिशन में रहने का दौर, मतलब जब सिम्टम्स खत्म थे कितना ड्यूरेशन तक रहे, ये भी नोट किया। काम करने की उनकी क्षमता, कोई बेघर हुआ या नहीं, किसी ने आत्महत्या की या नहीं, परिवार का सहारा कितना है, कितने रिश्तेदार साथ रहते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब फैक्टर्स पर डेटा इकट्ठा किया। तो उन्होंने क्या पाया? सबसे बड़ा नतीजा साफ था। जो लोग स्टडी की शुरुआत में शादीशुदा थे वे लंबे समय में भी काफी हद तक बेहतर पाए गए। इनमें बेघर होने या आत्महत्या करने के मामले काफी कम थे। 14 साल के अंत तक जो लोग शादीशुदा नहीं थे, खासकर कि पुरुष, उनमें ज्यादा सीवियर लक्षण पाए गए। उनमें रेमिशन के फेज भी कम आए, मतलब हमेशा कोई ना कोई लक्षण दिखते थे, पूरी तरह से सिम्टम चले गए, ऐसा कम पेशेंट्स के साथ हुआ। काम करना उनके लिए काफी मुश्किल रहा, परिवार से उनको मदद भी कम मिलती थी और उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी।
शादीशुदा लोगों में लक्षणों, काम करने की क्षमता और रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर सुधार दिखा। तो शादी टिकने के क्या ऐसे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स थे? किन वजहों से इनकी शादियां टिक गई थी? एक तो कारण था पहले से शादीशुदा होना, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया आने से पहले से जिनकी शादी हुई पड़ी है उनकी शादियां ज्यादा टिक गई उन लोगों के मुकाबले जिनकी शादी स्किज़ोफ्रेनिया होने के बाद हुई। फिर बीमारी का समय कम होना, मतलब इनकी बीमारी कुछ ही महीनों के लिए रही या कुछ सालों के लिए रही, या शादी से पहले भी अगर इनको बीमारी थी तो कुछ ही समय तक रही, मतलब इनका इलाज अच्छे से हो गया होगा। फिर महिला होना, मतलब महिलाओं की शादियां लंबी चली पुरुषों के मुकाबले, या महिलाओं की शादियां ज्यादा हुई पुरुषों की हुई कम, जैसा कि इंडिया में भी देखा जाता है। साथ ही इनमें ज्यादातर लोगों की फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब वो थोड़े पढ़े लिखे थे, क्योंकि गांवों में ज्यादा पढ़ाई उम्मीदें बढ़ा देती है, इसलिए शादी करना और मुश्किल हो जाता है। या ज्यादा पढ़ाई करने से कई पेशेंट्स खुद से इतनी उम्मीद लगाने लगते हैं कि वो अपने करियर में लंबे समय तक स्ट्रगल ही करते रहते हैं, जिस वजह से वो शादी के लायक खुद को समझ ही नहीं पाते हैं। इस वजह से शादियां उनकी रह जाती हैं और एक उम्र निकलने के बाद वो उतने डिमांड में, उतने डिजायरेबल नहीं रह जाते। तो ये स्टडी बताती है कि रूरल चाइना में शादी स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रहे लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव फैक्टर साबित हुई, जिससे जिंदगी को बेहतर ढंग से पेशेंट्स चला पाए। तो यहां बात हो रही है कि जिनकी शादी पहले से हुई पड़ी थी, जो लोग शादीशुदा थे, उनकी लाइफ क्वालिटी कैसे हो गई। इस तरह के रिसर्च से साफ हुआ कि शादी अपने आप में एक फर्क तो डालती है। सिर्फ यह नहीं कि स्वस्थ लोग ही शादी कर पाते हैं, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स की शादियां भी होती हैं और अगर उनकी शादी हुई पड़ी हो तो वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि इस रिसर्च में सैंपल साइज बहुत बड़ा था, 500 से भी ज्यादा लोग थे, और रियल लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व किया, बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्टर्स को ऑब्जर्व किया। इस वजह से ये जो नतीजे थे ये वहाँ के गांव के आम या इंसान की जो आम जिंदगी है उसके हिसाब से ये जो नतीजे थे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे, काफ़ी पॉजिटिव थे। क्योंकि ऐसी जगहों पर अक्सर इलाज की सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं होती, लोग अक्सर बड़े परिवारों में रहते हैं, तो इस वजह से फैमिली का सपोर्ट होना एक बहुत ज़रूरी फैक्टर हो जाता है मैरिटल सक्सेस के लिए। रैन की टीम ने यह कंक्लूजन निकाला कि ग्रामीण चीन में शादी एक तरह की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का काम करती है। जीवन साथी और परिवार व्यावहारिक मदद देते हैं, दवा लेने को याद दिलाना, रोजमर्रा की दिनचर्या बनाए रखना, पैसों की चिंता को आपस में शेयर करना और मुश्किल समय में साथ खड़ा होना, इन सभी में परिवार साथ देता है। यह सहारा अकेलापन कम करता है और व्यक्ति को आगे बढ़ने का कारण देता है। स्टडी यह समझाने में मदद करती है कि डेवलपिंग नेशंस में स्किज़ोफ्रेनिया के नतीजे कभी कभी बेहतर क्यों हो जाते हैं। क्योंकि एक अक्सर डिबेट चलती है कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो डेटा है, यूरोप अमेरिका का, वो बहुत नेगेटिव है इस मामले में। बहुत सारे लोग शादी टिका नहीं पाते, कर भी नहीं पाते। तो जितनी भी स्टडीज ईस्टर्न कंट्रीज में हुई हैं, इंडिया, चाइना, कोरिया में जो स्टडीज हुई हैं, उन्होंने बहुत ही उल्टे रिजल्ट्स दिखाए हैं। वो दिखाते हैं कि इन पेशेंट्स की शादियां होती भी हैं और वो लंबे समय तक टिक भी सकती हैं। इनफैक्ट जो पुराना डेटा था वो तो ये चीजों में काफी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाता है। हालांकि समाज में बहुत बदलाव आ गए हैं। 1997, 1994 की ये जो स्टडीज हैं, तब से आज 2025, 26, 28 का ये जो टाइम चल रहा है, इसमें चीजें बहुत बदल चुकी हैं। पूरी जनरेशन बदल चुकी है, सोशल मीडिया आ चुका है। तब सोशल मीडिया जैसा कुछ नहीं था, इंटरनेट भी कुछ नहीं था, फिर भी उस जमाने में लोगों की शादियां टिकी जब अवेयरनेस भी ज्यादा नहीं थी। तो यहां काफी सारा ऑप्टिमिज्म है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। तो ये जितने भी रिसर्चर्स हैं चाइना और इंडिया के, और चाइना इंडिया दोनों को समझना जरूरी है, वो ये बताते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट की मैरिज में सक्सेस इतनी अच्छी क्यों हो जाती है। रीजन है एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पारिवारिक और वैवाहिक रिश्ते, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोरल्स, ये शादियों को टिकाए रखते हैं। इससे पेशेंट को एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती है। ये लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है शादी करना, तो ठीक है, ये उनको एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दे देती है शादी। और ये एक ऐसी प्रोटेक्शन है जो अस्पताल नहीं दे पाते, डॉक्टर्स नहीं दे सकते, ये घर परिवार के लोग ही दे सकते हैं। रिसर्चर्स ने कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस दिए, जैसे परिवारों को बीमारी के बारे में खुलकर बात करना जरूरी है और इस पर खुद को सिखाना जरूरी है कि ये बीमारी क्या है, कैसे आती है, क्यों होती है, किस तरह से इसमें पेशेंट को संभाला जा सकता है। इस पर खुलकर बात की जाए, परिवारों के अंदर भी और जिससे शादी की जा रही है उसके परिवार के साथ भी। फिर पेशेंट्स को सही तरह से जॉब या बिजनेस में लगाना ये बहुत जरूरी होता है, और कपल्स को साथ बनाए रखने में एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। सारा एक्सपेक्टेशन का लोड सिर्फ एक पार्टनर पर ना आए। और सबसे जरूरी, शादी से पहले बीमारी को छुपाना, ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इससे मैक्सिमम शादियां टूटती ही टूटती हैं। अगर छिपाया जाएगा, झूठ बोला जाएगा, तो मैरिज के टूटने के चांस बहुत हाई हैं। और इंडिया में अगर
स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट की शादियां टूटती हैं, उसका एक बड़ा कारण होता है कि इस बीमारी को छुपाया गया। रिसर्चर्स ने शादी को रिकवरी का एक बेहतर बनाने वाला एक एक्टिव फैक्टर माना। मतलब इससे पेशेंट की रिकवरी और फास्ट हो सकती है। अगर परिवार और कम्युनिटी, आसपास के लोग, रिश्तेदार साथ दें तो पेशेंट ज्यादा अच्छा रिकवर कर सकता है शादी की वजह से। अब बात करेंगे डॉक्टर देशमुख और उनकी टीम की स्टडी के बारे में, जो कि उन्होंने इंडिया में एक हॉस्पिटल में 2016 में पब्लिश की। विकास देशमुख और उनकी टीम ने 101 स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों को देखा जो भारत के एक अस्पताल के आउट पेशेंट विभाग में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे। मतलब ये हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं थे, ये लोगों के घरों में जाकर स्टडी नहीं किया, ये हॉस्पिटल में विजिट करते थे। जो रेगुलरली आते थे दवा लेने, फॉलोअप करने, उनका डेटा लिया इन्होंने। उन्होंने पेशेंट्स की उम्र, बीमारी कब शुरू हुई, किस उम्र में शुरू हुई, बीमारी कितने समय से चल रही थी, पढ़ाई कितनी की है, नौकरी की स्थिति क्या है और शादीशुदा हैं या नहीं, ऐसे कई सारे फैक्टर्स पर जानकारी जुटाई। शादीशुदा लोगों को दो हिस्सों में बांटा गया, जिनकी शादी ठीक से चल रही थी और जिनकी शादी में दिक्कतें थी। फिर उन्होंने साधारण से आंकड़ों से इन दोनों ग्रुप्स की आपस में तुलना की। लगभग 69% लोग, 69% लोग शादीशुदा थे। थारा की जो पहले की जो स्टडी थी उसमें भी 70% लोग शादीशुदा पाए गए। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में भी मैरिड लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। जिनकी पढ़ाई ज्यादा थी और जिनकी बीमारी 25 साल की उम्र से पहले शुरू हुई थी, वे शादीशुदा होने की संभावना कम रखते थे। नौकरी होने से शादी की संभावना कई गुना बढ़ गई। शादीशुदा लोगों में अगर बीमारी जिंदगी में जल्दी शुरू हुई थी तो शादी में दिक्कतें आने की संभावना ज्यादा रही। लिंग के हिसाब से देखें, जेंडर के हिसाब से, तो शादी टिकने में एक बड़ा फर्क नहीं दिखा। मेल्स में भी उतने ही लोगों की शादी टिक पाई जितनी फीमेल्स में, इन्होंने ऐसा डेटा देखा। तो यह स्टडी बताती है कि भारत में भी शादी स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रहे लोगों के लिए काफी आम है। लेकिन बीमारी कब शुरू हुई और नौकरी जैसी जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, ये शादी की स्ट्रेंथ पर, उसकी स्टेबिलिटी पर असर डालते हैं। क्योंकि इस स्टडी ने सभी लोगों को एक ही समय पर देखा था, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद भी फॉलोअप किया हो, 5 साल बाद या 15 साल बाद, ऐसा नहीं था। बस जो अभी देखा, अभी पेशेंट की कंडीशन कैसी है, बस उस हिसाब से जज किया। इसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। इसलिए ये लंबे समय तक चले जो रिसर्च हैं, उनकी तुलना में तो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स या स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हमें नहीं देते। इस डेटा में थोड़ी कमियां भी होती हैं। मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहा है, किसी के तो साथ आ रहा होगा, अकेला तो आता नहीं मोस्टली पेशेंट, तो नेचुरली उसके पास ज़्यादा सपोर्ट है। जबकि जिन लोगों के पास सपोर्ट नहीं है, जिनके घर में कलेश हैं, बीमारी को समझते नहीं, कुछ पहचानते नहीं, भूत प्रेत या ऊपरी हवा के साए में उलझे हैं, वो पेशेंट हॉस्पिटल तो आ नहीं रहा, तो उसकी तो स्टडी हो नहीं पा रही। तो ये एक लिमिटेशन ज़रूर होती है इस तरह के डेटा की, क्योंकि इस स्टडी में वही लोग जांचे जा सकते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ओपन है या कॉम्प्लाइंट है, मतलब रेगुलरली ट्रीटमेंट ले रहे हैं। पर फिर भी शुरुआती उम्र में बीमारी शुरू होना, मतलब 15, 16, 18, 20 की उम्र में अगर बीमारी शुरू हो, पेशेंट में ऑक्यूपेशनल स्टेटस कमजोर हो, उसकी नौकरी ना लग पाए या बिजनेस ना कर पाए, खासकर पुरुषों के मामले में, और शादी में कई तरह की दिक्कतें हो, कलेश हो, बच्चे पैदा होने में दिक्कतें आ रही हो, घर परिवार के रिश्ते गड़बड़ हो, तो ऐसे मामलों में जो फैमिली मैरिटल स्ट्रेस होता है, उनकी वजहों से शादियां अक्सर लंबा नहीं टिक पाती। पर फिर भी ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो उन रिसर्चेस से भी मेल खाते थे जो लंबे समय तक की गई हैं। तो मतलब दोनों टाइप की स्टडीज एक टाइप का डेटा दिखा रही हैं। रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि अगर बीमारी जिंदगी में बाद में शुरू होती है तो व्यक्ति के पास बेहतर सोशल स्किल्स होते हैं। लेटर एज में शुरू हुई, 28, 30, 32 की उम्र में, तो पेशेंट के पास अच्छे खासे सोशल स्किल्स मौजूद होते हैं, दुनियादारी की समझ होती है, तो जिम्मेदारियां निभाना, रिश्तों को समझना, ये पेशेंट को आता है। इस वजह से इनकी शादियां चल पाती हैं या ज्यादातर लोग शादीशुदा हो पाते हैं। तो साथी ढूंढने में और रिश्ता निभाने में उनको ज्यादा मुश्किल नहीं आती। स्टेबल जॉब होने से शादियां क्यों चल रही हैं? क्योंकि ऐसे में व्यक्ति परिवार वाली जो जिंदगी है, फैमिली लाइफ है, उसके अंदर थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है, जो कि भारतीय शादियों में बहुत मायने रखता है, खासकर कि पुरुषों के लिए। तो अगर स्किज़ोफ्रेनिया रहते हुए भी कोई मेल पुरुष जॉब में है, बिजनेस कर रहा है, थोड़ा बहुत फैमिली के साथ ही चाहे लगा हो, फैमिली का सपोर्ट ले रहा हो, तो भी वो इतना लायक है कि वो अपना परिवार चला सकता है, तो ऐसे में उसके शादी होने की और टिकने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस तरह का रिसर्च हमें और डॉक्टरों को ये इंसाइट देता है, फैमिली मेंबर्स को भी इससे पता चलता है समझने में कि अगर छोटी उम्र में अगर स्किज़ोफ्रेनिया का ऑनसेट हुआ है तो थोड़ा सा बड़ा होते ही, ग्रेजुएशन या कुछ पढ़ाई करते ही एकदम से शादी के पीछे नहीं पड़ जाना। क्यों? क्योंकि अभी इस पेशेंट के अंदर प्रॉपर सोशल स्किल्स हैं ही नहीं। तो पहले ज्यादा फोकस होना चाहिए कि ये पढ़ाई लिखाई तो करे, ठीक है, जॉब वगैरह बिजनेस किया, पर पहले इसके अंदर ये सारी स्किल्स डेवलप हो। जब ये स्किल्स डेवलप होंगी तो ही ये पेशेंट अपना परिवार चलाने लायक बन सकता है।
सोशल स्किल्स, ऑक्यूपेशनल स्किल्स, डेली लाइफ स्किल्स, ये सारा पेशेंट को लर्न हो जाना चाहिए, तो ही चांस है कि वो मैरिज में जिम्मेदारियां निभाने लायक बन पाए। चाइना से एक और बड़ी फायदे की रिसर्च स्टडी 2015 में लॉरेंस एच यांग और उनकी टीम ने पब्लिश की। इसमें देखा गया कि शहरों में रहने और गांवों में रहने से स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स की शादी पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने चाइना के कई इलाकों में बड़े जो पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे थे उनका डेटा इस्तेमाल किया। रिसर्चर्स ने सैकड़ों साइकोसिस से पीड़ित लोगों की तुलना की, शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर। उन्होंने शादी की स्थिति को देखा, साथ ही लक्षण, बीमारी कब शुरू हुई और रोजमर्रा की उनकी कार्य क्षमता, एबिलिटी, ये सब नापा। आंकड़ों को एनालाइज करने के तरीकों से उन्होंने यह परखना चाहा कि शहर में रहना शादी को आसान बनाता है या मुश्किल, यह देखना चाहते थे। क्योंकि गांवों का डेटा तो बताता है कि शादियां काफी सक्सेसफुल हैं, 80% पेशेंट्स मैरिड हैं, इतने इतना उन्होंने सब डेटा देखा। और साथ ही वो ये भी देखना चाहते थे कि इस पर एज का क्या इफेक्ट पड़ता है, कब बीमारी शुरू हुई, कौन सी एज में, ये क्या फैक्टर मायने रखेगा, कितने लंबे समय से बीमारी चल रही है, इस बात का भी ध्यान दिया, और लक्षणों की गंभीरता कितनी थी, इन सबको उन्होंने एनालाइज किया। आप देखेंगे इन सारी स्टडीज में कुछ कॉमन फैक्टर्स पर डॉक्टर्स ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस पर तो मैटर करता है कि पेशेंट के सिम्टम डिल्यूजन हेलुसिनेशन वाले हैं या नेगेटिव सिम्टम है या कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है। साथ ही डॉक्टरों के लिए यह मायने रखता है कि पेशेंट की बीमारी शुरू कब हुई, कौन सी उम्र में शुरू हुई, कितने लंबे समय तक बनी हुई है, कितने लंबे समय से बनी हुई है। इनफैक्ट यहां कई डॉक्टर यह भी देखते हैं कि कितने समय तक पेशेंट का इलाज नहीं हुआ बीमारी के आने के बाद, यह भी मायने रखता है। मान लो पेशेंट के बीमारी को 5 साल हो गए, अब दो तरह के पेशेंट हैं, एक दोनों के 5 साल हो चुके हैं बीमारी के, पर पहले पेशेंट का इलाज बीमारी के शुरू में शुरू हो गया था, पर दूसरे पेशेंट का इलाज 2 साल पहले शुरू हुआ है। तो जिस पेशेंट का इलाज अभी रिसेंटली शुरू हुआ है उसकी लाइफ में भी आने वाले टाइम में जॉब और शादी में ज्यादा दिक्कतें आएंगी उस पेशेंट के मुकाबले जिसका तभी इलाज चालू हो गया था जब उसकी बीमारी का ऑनसेट हुआ था। हालांकि यहां अभी मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा, आगे इस पर चर्चा करेंगे, पर ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो यांग और उनकी टीम की स्टडी के नतीजे क्या आए? नतीजों ने साफ तरह से अंतर को दिखा दिया। बहुत बड़ा डिफरेंस था रूरल अर्बन चाइना में, खासकर महिलाओं के लिए। शहरों में रहने वाले लोग गांवों के मुकाबले ज्यादा अनमैरिड थे, मतलब उनमें मैरिज ना होने के चांस ज्यादा थे। महिलाओं में यह अंतर बहुत बड़ा था। शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं की तुलना में लगभग 2.7 टाइम्स, करीब 2.5 गुना ज्यादा अनमैरिड थी। तो गांव में अगर शादियां ज्यादा हो रही हैं महिलाओं की, शहरों में उतनी नहीं हो रही। और यह आंकड़ा तब भी सही बना रहा जब उम्र, बीमारी की गंभीरता जैसी दूसरी बातें भी ध्यान में रखी गई। मतलब किसी की उम्र चाहे कैसी भी हो, 20 की उम्र में शादी हो रही है, 25 में हो रही है, यह मायने नहीं रखता। अर्बन एरिया में मैरिज के चांस कम थे, या बीमारी सीवियर थी, बीमारी सीवियर नहीं थी, इस वजह से मायने रखता है, नहीं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ इतना फैक्टर भी काफी है कि कोई महिला शहर में रह रही है या गांव में रह रही है, इसमें भी 2.5 गुना का फर्क आ जाता है। शहरी महिलाओं में कभी भी शादी ना करना, मतलब पूरा लाइफ टाइम अनमैरिड रहना या तलाक लेना, यह ज्यादा आम था। पुरुषों में शहर और गांव का अंतर थोड़ा छोटा था और उतना साफ दिखा भी नहीं। लक्षण दोनों जगह करीब लगभग एक जैसे थे। इसलिए शादी का अंतर इस वजह से नहीं था कि शहर के लोग ज्यादा बीमार थे या गांव के ज्यादा थे। रिसर्चर्स ने माना कि शहर की जिंदगी में पढ़ाई, नौकरी और इंडिपेंडेंस की उम्मीदें ज्यादा रहती हैं। साथ ही मानसिक बीमारी को लेकर स्टिग्मा भी ज्यादा होता है, जिससे शादी को निभा पाना, उसके सिस्टम में ढल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब यहां बात थोड़ी उल्टी देखने में आ रही है। लगता है कि गांवों में शायद ज्यादा स्टिग्मा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पर बीमारी को दबाना ज्यादा आसान है। शहरों में लोग एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर कहीं फर्क आएगा, महसूस होगा कि हाँ ये व्यक्ति उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसकी बीमारी से तो ये लाइफ को आगे चला ही नहीं पाएगा, तो लोग ज्यादा जल्दी तलाक ले लेते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया के मामलों में महिलाओं में ज्यादा तलाक देखे गए चाइना में अर्बन एरियाज में, क्योंकि उम्मीदें ज्यादा लग रही थी। शहरों में उम्मीदें नहीं है, ठीक है बच्चे पैदा कर दिए काफी है, घर का छोटा मोटा काम कर रही है, ठीक है, शायद ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होगा या कोई और रीजंस होंगे जिस वजह से शादी चल गई। पर शहरों में न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा होने से उनके अंदर चांस ज्यादा है कि वो शादी को मुश्किल से चला पाए, तो बच्चों को लेकर एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं, हालांकि न्यूक्लियर ज्वाइंट फैमिली का यहां पर कुछ मेंशन नहीं है कि उन्होंने स्टडी किया या नहीं, बट फिर भी ऐसे सारे फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिस वजह से शहरों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है शादियां चला पाना। तो यांग की टीम ने कंक्लूजन निकाला कि ग्रामीण जीवन शादी के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्शन देता है। परिवार पास होते हैं, उम्मीदें बहुत सिंपल सी होती हैं, लाइफ को शेयर करना, देखभाल करना एक दूसरे की ज्यादा पॉसिबल हो पाता है, और पेशेंट को एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान होता है। शहरों में नॉर्मल और इंडिपेंडेंट दिखने का दबाव बहुत होता है, जिससे कि खासकर महिलाओं के लिए शादी करना कठिन हो जाता है।
खासकर अगर ज़्यादा एजुकेशन ले लियो तो और मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि गाँव के लोगों में पिछड़ापन ज़्यादा है, अंधविश्वासों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जबकि मामला उल्टा है, वहाँ शादियाँ ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा टिक रही हैं। एटलीस्ट चाइना का डेटा तो यही दिखा रहा है और मोटे तौर पर लगता है इंडिया में भी ऐसा ही डेटा होगा। इस तरह की स्टडी से पता चलता है कि एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट में कितना फर्क आ जाता है डेटा में। रूरल अर्बन का आमतौर पर तो हम समझते हैं कि फर्क होता है, हिंदुस्तान में भी हमें फर्क समझते हैं। तो इस तरह की रिसर्च से एटलीस्ट इतना एक इंडिकेशन मिल जाता है कि जो सोशल अवेयरनेस, बीमारी के बारे में जो अवेयरनेस फैलाई जा रही है, उसके मामले में हमें अर्बन एरियाज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर लोग ज़्यादा शिक्षित तो हैं, ज़्यादा उम्मीदें तो हैं, पर साथ ही ज़्यादा आपस में कनेक्ट रहकर पेशेंट की कंडीशन को समझकर कैसे रहा जा सकता है, कैसे उम्मीदों को पूरा किया जा सकता है, इस पर ज़्यादा जागरूकता और ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है। रूरल एरियाज में इंडिया में शायद ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही ज़रूरी होगा कि भाई इलाज लेने के लिए डॉक्टर के पास जाओ, इलाज लंबे समय तक लेते रहो, शायद इतना ही मायने रखेगा या इस तरह की कुछ चीज़ें मायने रखेंगी। पर जहाँ बात आती है शादी की, तो वहाँ रूरल एरियाज में उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि अर्बन एरियाज में हो सकती है। इसलिए ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत है, ज़्यादा सेंसिटिविटी की ज़रूरत है अर्बन एरियाज में स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स को लेकर। कहने को पहचानते तो हैं, अवेयरनेस है, एजुकेशन भी बहुत है, पर एजुकेशन ज़्यादा होने के साथ उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं लाइफ को और बेहतर बनाने की, फ्यूचर बहुत अच्छा हो, बच्चों का परवरिश अच्छी हो, अच्छे स्कूल में दोनों माता पिता कंट्रीब्यूट करें पढ़ाई में, उसके ग्रोथ में, ये उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि अपने पूरी लाइफ जो है वो एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के साथ बिताएं। इसलिए यहाँ तलाक के मामले और शादी ना होने के मामले शायद ज़्यादा हो सकते हैं। चाइना का डेटा तो एटलीस्ट यही दिखाता है। इंडिया में हम आगे बात करेंगे और देखेंगे कि छोटा मोटा जो रिसर्च है वो क्या इंडिकेट करता है। तो कुल मिलाकर ये जो स्टडी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस देती है कि शादी की सक्सेस अक्सर उस सामाजिक माहौल, सोशल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है जहां पति पत्नी आपस में साथ रहते हैं। अब बात करेंगे यू और उनके टीम की स्टडी के बारे में, जो कि साउथ कोरिया में हुई, 2009 में पब्लिश हुई। 2009 में म्यांग ई यू और उनकी टीम ने दक्षिण कोरिया में 5 शादीशुदा जोड़ों पर एक क्वालिटेटिव स्टडी की। 5 जोड़ों को लिया सिर्फ और उन पर डिटेल में काफी सारी जानकारी ली, उनका इंटरव्यू किया, सिर्फ सवाल नहीं पूछे, सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं पकड़े, उनसे पूरा इंटरव्यू किया, उनकी पूरी लाइफ को गहराई से जानने की कोशिश की, उनके विचार, उनके ओपिनियन, उनकी समस्याएं सब उन्होंने जाना। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि ये वो कपल्स थे, ऐसे 5 कपल्स जिनमें दोनों को स्किज़ोफ्रेनिया था। अब ये बड़ी यूनिक टाइप की स्टडी है, बहुत छोटी सी स्टडी है, क्वालिटेटिव स्टडी है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में फर्क क्या होता है? क्वांटिटेटिव में डेटा लिया जाता है, आंकड़े लिए जाते हैं, उनको स्टैटिस्टिक्स से कंपेयर किया जाता है। ये क्वालिटेटिव स्टडी है, यहां पर बस बातचीत की जाती है और एक ओवरऑल एक मेथड के थ्रू डॉक्टर और रिसर्चर जो है वो एक एनालिसिस करके एक निष्कर्ष निकालते हैं। रिसर्चर्स ने उन जोड़ों से पूछा कि उनकी शादी कैसे हुई, कैसे वो साथ आए और रिश्ते को समय के साथ मजबूत रखने में वो क्या क्या कर रहे हैं। यहां पर ध्यान आंकड़ों पर नहीं था, जबकि असली कहानियों पर था। जोड़ों ने अपनी स्ट्रेटजीज बताई, अपने शब्दों में एक्सप्रेस किया कि वो कैसे साथ रहते हैं। तो उन जोड़ों के, कपल्स के अनुभव क्या थे? उन्होंने शादी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखी ही नहीं थी। बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। बस जैसे तैसे साथ रहना है, इतना ही उनका मोटिव था। उन्हें फायदे तो दिखे, जैसे कि कोई ऐसा साथी होगा जो रोजमर्रा की मुश्किलें हमारी समझेगा, हमारी दवा और हमारे जो दूसरे जो डेली एक्टिविटीज हैं उसमें थोड़ा शेयर करेगा, पार्टिसिपेट करेगा और सामान्य सा जीवन का एहसास देगा। कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, दोनों को स्किज़ोफ्रेनिया है, बस दोनों को सर्वाइवल के लिए साथ रहना है, परिवार बना के रखना है, साथ में बस रहने से जिंदगी काटनी है, बस इतनी उनकी उम्मीदें थी। बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। पर इसके साथ उन्होंने काफी चैलेंजेस भी झेले, जैसे सिम्टम्स की वजह से काफी थकान रहती थी, दवा के साइड इफेक्ट्स आते थे और कभी कभी एक दूसरे के ओपिनियंस क्लैश करते थे। तो सबसे ज्यादा मदद इनको किस तरह से मिली? एक कि इनको बड़े परिवार का सहारा मिला। ये अक्सर ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे, जो मुश्किल में इनके साथ खड़े रहते थे। साथ ही इनको मेंटल हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, उनकी काफी गाइडेंस मिली, जिन्होंने इनको कोपिंग स्किल्स सिखाई, साथ में कैसे रहना है, रोजमर्रा के काम कैसे करने हैं, सब चीजें बारीकी से सीखा इन्होंने। और साथ ही ये काफी साल से मैरिज में थे और इन्होंने देखा कि वक्त के साथ लोगों का रवैया भी इस बीमारी को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर बदला है, जिसने इनको साथ रहने में काफी मदद दी। मतलब वक्त के साथ स्टिग्मा कम हुआ तो इनमें आपस में भी पॉजिटिविटी बढ़ी, जिससे कपल्स भी और उनके फैमिली मेंबर्स भी आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाते हैं। उन्होंने छोटे छोटे रोजमर्रा के काम मिलकर साथ किए, जैसे रेमिशन का प्लान करना कि जब रेमिशन होगा, सिम्टम्स ठीक हैं, तब क्या किया जाए, कौन सी एक्टिविटीज में तब इंगेज हुआ जाए, लक्षणों पर खुलकर बात की,
एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया। तो इन रिसर्चर्स का कंक्लूजन क्या था? रिसर्चर्स ने इंटरव्यू के जवाबों को ध्यान से पढ़कर एक कुछ कॉमन थीम्स निकाले, जैसे परिवार की भागीदारी और आपस में एक दूसरे से प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का होना। क्योंकि ये सिर्फ 5 जोड़े थे, इसलिए नतीजे सब पर तो लागू हो नहीं सकते, लेकिन इन पर्सनल कहानियों से यह देखा कि रोजमर्रा की जिंदगी में शादी कैसे निभाई जाती है। यू और उनकी टीम ने कंक्लूजन निकाला कि शादी रिकवरी का हिस्सा बन सकती है अगर जोड़े इसे टीम वर्क की तरह निभाएं। उन्होंने जोर दिया कि बड़े परिवार, डॉक्टर और समाज का रवैया, ये सब बहुत अहम है। दक्षिण कोरिया जैसे देशों में जहां पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं, यह सहारा मिलना जोड़ों को दूसरों जैसा महसूस कराता है, नॉर्मल महसूस कराता है, उनको अलग थलग महसूस नहीं होता। यह स्टडी बड़ी संख्या वाली जो स्टडीज हैं उनमें एक मानवीय पहलू जोड़ती है। तो अब इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। जब हम इन सभी रिसर्चेस को साथ में देखते हैं तो एक तस्वीर साफ तौर से सामने दिखाई देती है। भारत और ग्रामीण चीन में लगभग 70% लोग स्किज़ोफ्रेनिया के बावजूद शादी करते हैं, जो पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत अधिक है। शादी होने के बाद अगर बीमारी जल्दी पकड़ी जाए, बार बार तेजी से ना लौटे और व्यक्ति किसी तरह का काम करता रहे, तो रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। शादी से असली फायदे दिखते हैं, लक्षण समय के साथ कम होते हैं, काम करने की क्षमता बेहतर होती है, परिवार का सहारा मजबूत बनाता है, या ये कहें कि आपस के लोगों के संबंध भी मजबूत होते हैं। बेघर होने, होमलेस होने या आत्महत्या की संभावना काफी कम हो जाती है और रोजमर्रा की जिंदगी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। महिलाएं अक्सर आसानी से शादी कर लेती हैं, लेकिन उनकी शादी टूटने की संभावना भी ज्यादा रहती है। जबकि पुरुषों को शादी करने में ज्यादा मुश्किलें आती हैं, लेकिन शादी होने पर उनका रिश्ता अक्सर ज्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि उनकी शादी हुई ही इसलिए क्योंकि वो स्टेबल थे, इसलिए वो शादी निभाने में ज्यादा सक्षम थे। महिलाओं पर ज्यादा दया की गई, पुरुषों पर दया थोड़ी कम की गई, इसलिए पुरुष जब जिम्मेदार थे, परिवार चला सकते थे, तो उनका परिवार टिक गया। महिला अगर परिवार नहीं भी टिका पा रही, कोई मुश्किलें हैं, तो भी जैसे तैसे फैमिली सपोर्ट की मदद से परिवार बना रहा, खासकर तब जब बच्चे हो गए हों या कुछ और सोशल एक्सपेक्टेशंस जिसके चलते वो शायद डिवोर्स लेना ज्यादा सही नहीं मानते थे। तो सोशल एटीट्यूड्स कहीं ना कहीं हेल्प कर जाते हैं और शादियों को टिका देते हैं, और वक्त के साथ शादी की क्वालिटी बेटर हो जाती है। शहर की जिंदगी शादी को कठिन बना देती है, खासकर महिलाओं के लिए। जबकि गांवों में परिवार पास रहते हैं, उम्मीदें सरल होती हैं और शेयर्ड लाइफ, साझा जीवन जीना ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है, ज्यादा आसानी से ये पॉसिबल होता है। कपल्स जो खुलकर बात करते हैं बीमारी पर और परिवार व एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं, वे ज्यादा नॉर्मल और ज्यादा सपोर्टिव लाइफ जी पाते हैं और ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि शादी सबसे अच्छी तब काम करती है जब परिवार बीमारी को छुपाने की बजाय उस पर खुलकर बात करे, जो कि इंडिया में बहुत कम होता है। जब दोनों साथी और रिश्तेदार लक्षण और इलाज की बुनियादी जानकारी सीखें, एजुकेट करें खुद को, और जब रोजमर्रा के काम करने आसान हो और डेली दवा लेने की एक रूटीन बनी रहे, तो ज्यादा प्रैक्टिकल तरह से मदद मिलने से पेशेंट्स शादियां चला पाते हैं। जीवन साथी का सहारा दवा की याद दिलाता है, घर के काम बटाने में मदद मिलती है और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। जिन संस्कृतियों में परिवार साथ रहते हैं और शादी को सामान्य जीवन का हिस्सा मानते हैं, वहां ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन जो मिल रही है, ये शादी की सफलता की संभावना को बढ़ा देता है। यू और उनकी टीम की स्टडी दिखाती है कि छोटी छोटी रोजमर्रा की रणनीतियां, स्ट्रेटजीज, जैसे प्रैक्टिकल टॉक्स करना, परिवार का बैकअप होना और एक्सपर्ट्स की, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की गाइडेंस लेना, ये कपल्स को मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करता है। इन रिसर्चेस ने चुनौतियों की ओर भी इशारा किया। शादी से पहले बीमारी का छुपाना बाद में गुस्सा और भरोसा टूटने का कारण बनता है। स्टेबल जॉब ना होना, इस वजह से पैसों की दिक्कतें आती हैं, जिससे रिश्ता तनाव में आता है। बीमारी का जल्दी शुरू होना और बार बार तेजी से लौटना शादीशुदा जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देता है। स्वस्थ साथी पर, जो हेल्दी पार्टनर है, उस पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है। इसलिए परिवारों को सिखाना जरूरी है कि वे बिना ज्यादा क्रिटिसिज्म, आलोचना या कंट्रोल किए सहारा दें। शहर की जिंदगी गांवों की तुलना में अतिरिक्त दबाव डालती है। कुल मिलाकर ये स्टडीज बताती हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी शादी सफल हो सकती है अगर परिवार, पार्टनर और समाज मिलकर सहारा दें और रिश्ते को टीम वर्क की तरह निभाया जाए। ये एशियन स्टडीज उन जगहों पर किए गए थे जहां ज्वाइंट फैमिलीज आम हैं और शादी को एक जिम्मेदारी माना जाता है। यही कल्चरल कंटेक्स्ट, कल्चरल एनवायरनमेंट, ये हमें समझाता है कि वहां सफलता की दर ज्यादा क्यों होती है शादियों की स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में।
उन समाजों में जहां व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्र माना जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज में शादी की दर वहां कम होती है और उसका जो प्रोटेक्टिव असर है वो भी कमजोर हो सकता है, क्योंकि परिवार का सहारा उतना मजबूत वहां पर नहीं होता। फिर भी मुख्य संदेश उम्मीद भरा है। शादी असफल होना जरूरी नहीं है। अगर शादी से पहले ईमानदारी से बात की जाए, बीमारी के बारे में साथ मिलकर सीखा जाए, इलाज को टीम की तरह लगातार निभाया जाए, कामों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपस में बांटा जाए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों व परिवार से मदद ली जाए, तो कई जोड़े लंबे और बड़े मीनिंगफुल रिश्ते बना पाते हैं। बाद में किए गए कई दूसरे रिसर्च की समीक्षा भी यही बताती है कि साथी होने से कुछ लक्षण तो कम हो सकते हैं और केयर और काइंडनेस बढ़ जाती है, पर साथ ही कभी कभी जो हेल्दी पार्टनर है उस पर बोझ ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से डिप्रेशन आ सकता है। कुल मिलाकर जो पूरी तस्वीर है वो काफी पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी शादी अच्छी जिंदगी का एक हिस्सा बन सकती है, अगर जोड़े और परिवार खुलापन रखें, रोजमर्रा की लाइफ में प्रैक्टिकल हेल्प लें या दें एक दूसरे को, और आपस में जो उम्मीदें हैं उनको रियलिस्टिक रखें, ना कि बीमारी छुपाने या यह सोचने कि शादी के बाद बीमारी अपने आप गायब हो जाएगी, ऐसी ना समझो में ना पड़े। संक्षेप में ये पूरा जो डिटेल और जो इतने लंबे समय तक किए गए जो रिसर्च हैं, ये क्या दिखाते हैं कि दुनिया भर में हजारों लोग स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी सफल शादियां निभाते हैं, और रिसर्चर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं सब जानने में। मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? बीमारी पर शुरुआत से ओपन डिस्कशन हो, कपल्स आपस में एक स्टेबल इलाज की पूरी जो रूटीन है उसको आपस में शेयर करें, घर के काम और रोजमर्रा की जो भी छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं उनमें एक दूसरे की मदद करें, सारा बोझ एक पार्टनर पे ना आए, और परिवार का काफी सहायक रवैया रहे। जब ये सारे हिस्से मौजूद होते हैं तो शादी सिर्फ टिकती ही नहीं, बल्कि दोनों साथियों को बेहतर और एक बहुत ही कनेक्टेड लाइफ जीने में मदद करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। परिवार, डॉक्टर और हमारे जो ग्रुप्स हैं वो इसमें बड़ा रोल निभा सकते हैं, अगर वे बीमारी छुपाने की बजाय बीमारी के बारे में सीखने, पेशेंट को सहारा देने और साथ मिलकर कुछ प्लान बनाने पर ध्यान दें। पेशेंस चाहिए, टीम वर्क चाहिए और सही हेल्प चाहिए, जिससे कि स्किज़ोफ्रेनिया के साथ शादी स्टेबल, मीनिंगफुल और एक अच्छा सपोर्ट का एहसास दे सकती है, बजाय इसके कि ये सिर्फ एक स्ट्रगल बनी रहे। तो ये बहुत लंबी डिस्कशन मैंने इस वीडियो में की, थोड़ा रिसर्च एविडेंस, थोड़ा सा इधर उधर के थोड़े डिटेल्स दिए, बताया आपको, समझाया कि शादी और स्किज़ोफ्रेनिया क्या कनेक्शन है, कितना सक्सेसफुल हो सकती हैं। इस तरह की डिस्कशन आगे और करूँगा। इस सीरीज़ के साथ बने रहना। इस सीरीज़ में और बड़ी सारी जानकारियाँ शेयर करूँगा, इनसाइट्स बताऊँगा। तो ये वीडियो फिलहाल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।